This is today's the Hindu newspaper analysis session. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is India's place in Russia-Ukraine peacemaking. The second issue is should children be barred from social media. The third issue is related with Harappan civilization, and fourth issue is related with amoebic meningoencephalus. ये एक ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है. So let's discuss all the issues. India's place in Russia-Ukraine peacemaking. Why in news? During the recent historic visit of India's PM to Ukraine, India reiterated the need for sincere and political engagement to develop innovative solutions that will support early restoration of peace. रिसेंटली इंडियन पीएम ने यूक्रेन विजिट किया है और इंडिया की तरफ से ये रिट्रीट किया गया है कि रसिया और यूक्रेन के बीच पीस रिस्टोर करने के लिए कुछ सिंसियर एंड प्रैक्टिकल एंगेजमेंट करने होंगे. This is a clear indication of India's willingness to get involved in a search for peace in Russia-Ukraine crisis. ये स्टेप इंडिया का कहीं ना कहीं शो करता है कि इंडिया और रसिया और यूक्रेन के बीच जो क्राइसिस चल रहा है उसकी पीस को बूस्ट करने के लिए या वहाँ पर पीस मेकिंग करने के लिए इंडिया का जो विलिंगनेस है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है. इंडिया का स्टैंड यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस आर्टिकल के अंदर हम इंडिया का क्या रोल है इन दोनों की पीस को इंश्योर करने में, इससे रिलेटेड हम पूरा यहाँ पर आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे. What heightened expectations of a more active role of India in the mediation process? Because यूक्रेन और रसिया के बीच जो लॉन्ग टाइम से फाइट चल रही है उस फाइट को स्टॉप करने के लिए और वहाँ पर पीस मेकिंग करने के लिए इंडिया एक मीडिएशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाह रहा है और वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशंस इस टाइम हाई हो चुकी है इंडिया को लेकर. तो क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस हाई हुई है? Prime Minister Narendra Modi's recent diplomatic activities, such as his visit to Ukraine and Russia, conversations with US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin, and upcoming engagements at the UN meeting in September and the BRICS summit in Russia, have all heightened expectations that India may play a major active role in mediating the Russia-Ukraine conflict. रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को स्टॉप करने के लिए इंडिया एक मीडिएटिंग का रोल प्ले कर सकता है. इसका वजह ये है कि और रिसेंटली वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज को इंडिया से बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस हैं, स्पेशली दोनों कंट्रीज के बीच में पीस को इंश्योर करने के लिए, सच एज विजिट टू यूक्रेन एंड रसिया. बिकॉज इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली दोनों कंट्रीज में विजिट किया है. इस वजह से भी वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज का एक्सपेक्टेशंस इंडिया को लेकर बढ़ा है कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में पीस इंश्योर करा सकता है. सेकंड जो रीजन है वो ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूएस प्रेसिडेंट के साथ और रशियन प्रेसिडेंट के साथ कन्वर्सेशंस किए हैं. तीसरा वजह ये हो सकता है कि यूएन मीटिंग सितंबर में जो अभी कुछ डेज बाद होने वाला है और ब्रिक्स का समिट होने वाला है रसिया के अंदर, यहाँ पर सभी कंट्रीज का एंगेजमेंट होगा और इस एंगेजमेंट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया का जो स्टैंड होगा रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर वो काफ़ी बेटर होने वाला है. और नेक्स्ट कुछ ईयर्स कुछ मंथ में और भी बहुत सारे समिट होने वाले हैं जिसमें रसिया और यूक्रेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट है और इन कंट्रीज के साथ साथ इंडिया का भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्वमेंट है. तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इन सभी मीटिंग्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर बातचीत करके इंडिया इन दोनों कंट्रीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकता है. What is the significance of Ukraine visit of Indian PM and intention of mediation? इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन विजिट किया है कुछ डेज पहले एंड मीडिएशन की कोशिश की है यूक्रेन और रशियन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर. इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हमारे लिए हो सकते हैं? नंबर वन, इंडियाज बैलेंसिंग एक्ट. नंबर टू, इंडिया एज ए न्यूट्रल प्लेयर. नंबर थ्री, इंडियाज ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल एज अ मीडिएटर. नंबर फोर, reinforcing the leadership of global south. India's Balancing Act. The recent visit to Ukraine and Russia by the Indian PM is seen by analysts as a balancing act by India. Because अभी
इंडियन पीएम का यूक्रेन और रसिया में जो विजिट किया गया है, एनालिस्ट इसको एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर देख रहे हैं इंडिया की तरफ से। India as a neutral player recently engaging with both Russia and Ukraine, India should could position itself as a neutral player in conflict. This would reinforce its image as a responsible global actor committed to peace and stability. रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जो रशिया एंड यूक्रेन विजिट हुआ था, इस विजिट ने इस कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ये शो किया है कि इंडिया दोनों कंट्रीज को लेकर न्यूट्रल है, बट दोनों कंट्रीज के बीच में इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए या पीस मेकिंग करने के लिए इंडिया कमिटेड है। और ग्लोबल एक्टर के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल एक्टर के तौर पर ये वर्ल्ड में इसको देखा जा रहा है कि ये वर्ल्ड के अंदर पीस स्टेबिलिटी के लिए बेटर वर्क कर सकता है। इंडिया ब्रॉडर स्ट्रेटेजी टू प्ले अ मोर एक्टिव रोल एज अ मीडिएटर, बिकॉज इंडिया मीडिएटर के रूप में एक एक्टिव रोल प्ले करता है और इंडिया की इसके लिए ब्रॉडर स्ट्रेटेजी होती है। दिस इज इंडिया हिस्टोरिकल रोल एज अ मीडिएटर इन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंडिया सीक टू leverage its unique position as a country that maintain strong ties with both Moscow and Washington to play a more active mediation role. हिस्टोरिकली इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमेशा एक मीडिएटर का रोल प्ले करते रहा है और इंडिया को मॉस्को एंड वॉशिंगटन दोनों के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज को मेंटेन करके रखना होता है, बिकॉज पूरे ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये दोनों कंट्रीज, इट मीन्स यूएस एंड रसिया, एक पावरफुल कंट्रीज हैं। दोनों कंट्रीज के बीच इंडिया को अपने जो टाइज हैं उनको स्ट्रॉन्ग करके और मेंटेन करके रखना होता है। reinforcing the leadership of global south, India's proposal at mediation puts weight to the already ongoing efforts from global south countries in the negotiation. This push from India reinforces its prominence in the global south. दोनों कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए इंडिया का जो मीडिएशन का जो प्रपोजल है कि वो दोनों कंट्रीज के बीच में मीडिएशन के तौर पर वर्क कर सकता है, ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज की तरफ से एक एफर्ट शो किया जा रहा है, बिकॉज ग्लोबल साउथ के बहुत सारे कंट्रीज ये चाहते हैं कि इस कॉन्फ्लिक्ट को ग्लोबल साउथ कंट्रीज के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए और इस कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप करने के लिए ग्लोबल साउथ कंट्रीज को कमिटेड होना चाहिए। इंडिया फॉरेन पॉलिसी स्टैंड ऑन रशियन यूक्रेन क्राइसिस। रशियन यूक्रेन क्राइसिस जो ऑनगोइंग है, इसको लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहाँ स्टैंड करती है। नंबर 1, इंडिया फॉलोड नॉन अलाइन एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। नंबर 2, फॉलो द अप्रोच ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। नंबर 3, इंडिया बैलेंस इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। नंबर 4, इंडिया स्ट्रेड ऑन सेटलमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। India followed non-alignment and strategic autonomy. India's foreign policy following historical principles of non-alignment and strategic autonomy. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी रही है हिस्टोरिकली, वो नॉन अलाइनमेंट एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली प्रिंसिपल पर बेस रही है। नॉन अलाइनमेंट मीन्स कि इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में किसी पर्टिकुलर कंट्री को न सपोर्ट करेगा और न ही किसी कंट्री को इग्नोर करेगा। ये इंडिया की नॉन अलाइनमेंट प्रिंसिपल पॉलिसी रही है। एंड स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, इंडिया अपनी कंट्री लेवल पर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर सकता है और इसके लिए ये ऑटोनॉमी रखता है, किसी दूसरे कंट्री के इफेक्ट में कोई भी स्ट्रेटेजी डिसीजन ये नहीं लेता है। इंडिया ऑलवेज वांट्स टू बैलेंस इट्स रिलेशनशिप विद ग्लोबल पावर्स एंड पीसफुल नेगोशिएशंस ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। ग्लोबल पावर्स के साथ इंडिया का जो रिलेशनशिप रहा है, इंडिया चाहता है कि वो रिलेशन बैलेंस अप्रोच के साथ आगे बढ़े और टेरिटोरियल डिस्प्यूट जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया अगर उसको मीडिएट करता है तो इंडिया का हमेशा यही स्टैंड रहा है कि पीसफुल नेगोशिएशंस होने चाहिए। नंबर 2, फॉलो द अप्रोच ऑफ न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन। इंडिया ने हमेशा न्यूट्रलिटी और एब्सटेंशन अप्रोच फॉलो किया है। अगर टू कंट्रीज के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने हमेशा न्यूट्रलिटी एंड एब्सटेंशन का अप्रोच फॉलो किया है। इंडिया हैज अवॉइडेड टेकिंग साइड्स सिंस ऑनसेट ऑफ द रसिया यूक्रेन वॉर इन फरवरी 2022। फरवरी 2022 जब से इंडिया रसिया और यूक्रेन के बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए हैं, वॉर स्टार्ट हुआ है, इंडिया ने हमेशा किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का
साइड लेने को हमेशा अवॉइड किया है, किसी पर्टिकुलर कंट्री को फेवर करना या फिर उसको डिनाई करना, इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड किया है। वेस्टर्न स्टेट्स wanted India to condemn the Russian role in the conflict. India has abstained on the resolution in the United Nations Security Council and United Nations General Assembly. कुछ वेस्टर्न कंट्रीज ने ये कोशिश की कि इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जो रसिया का रोल है उसको कंडेम करे, बट इंडिया ने ऐसा नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर इस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड या फिर रसिया को कंडेम करने से रिलेटेड जो रेजोल्यूशन पास किया गया था, इंडिया ने इससे भी अपने आप को एब्सटेंड किया। इंडिया बैलेंस इट्स इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। India has continued to import discounted Russian oil, prioritizing its energy security amid rising global prices. इस ऑनगोइंग वॉर के टाइम पर भी इंडिया ने अपने इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को बैलेंस करने की कोशिश की है। इंडिया ने डिस्काउंटेड रशियन ऑयल को कंटिन्यू इंपोर्ट किया है, जबकि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा रशियन ऑयल को बाय करने के लिए कुछ सैंक्शंस इम्पोज किए गए थे, बट इंडिया ने उन सैंक्शंस को साइड रखते हुए अपना जो एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इंटरेस्ट है या ग्लोबल प्राइस राइजिंग के टाइम पर जो भी इनसिक्योरिटी एनर्जी इनसिक्योरिटी बहुत सारे कंट्री को फेस करने पड़े हैं, इंडिया ने हमेशा एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देते हुए रसिया से कंटिन्यू ऑयल इंपोर्ट किया है। But India has sought to reduce its dependence on Russian military supplies, recognizing the need for diversification in defense equipment procurement. लास्ट कुछ ईयर्स में अगर देखा जाए तो इंडिया ने रशियन मिलिट्री सप्लाईज के लिए जब जैसे लास्ट कुछ ईयर्स स्पेशली 2022 से पहले इंडिया को रशियन मिलिट्री सप्लाईज पर डिपेंड रहना पड़ता था, बट रिसेंटली 2020 के बाद यहाँ पर मिलिट्री सप्लाईज का जो इम्पोर्ट है वो इंडिया ने कम कर दिया है। और इंडिया का मानना है कि ये डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रसिया से ही हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करना है, अदर कंट्रीज से भी हमें मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट करना चाहिए। यही वजह है कि इंडिया ने रसिया से कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट इंपोर्ट कम किया है। नंबर 4, इंडिया स्ट्रेस्ड ऑन सेटलमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। इंडिया चाहता है कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के थ्रू सेटल किया जाए। India has always advocated respect for the United Nations Charter and peaceful settlement of a dispute through institutions such as UN. इंडिया हमेशा ये चाहता है कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसको रिस्पेक्ट किया जाए और किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉल्व किया जाए, और उसके लिए हमें कुछ इंस्टीट्यूशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूशंस की हमें हेल्प लेनी चाहिए। What will be the advantages of peace in Russia-Ukraine conflict? रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट अगर स्टॉप हो जाते हैं और वहाँ पर दोनों कंट्रीज के अंदर अगर पीस मेंटेन हो जाती है तो इससे सभी कंट्रीज को क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। नंबर 1 एडवांटेजेस फॉर रसिया, एंगेजमेंट इन नेगोशिएशंस थ्रू अ न्यूट्रल मीडिएटर सच एज इंडिया कुड ऑफर एन ऑनरेबल एग्जिट फ्रॉम दिस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट वॉर विदाउट सरेंडर टू वेस्टर्न प्रेशर। रसिया को सबसे बड़ा प्रॉफिट ये हो सकता है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये चांस ना दिया जाए कि रसिया को वेस्टर्न कंट्रीज के प्रेशर में आकर सरेंडर करना पड़े। इंडिया क्योंकि मीडिएटर का वर्क कर रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में, और ये सबसे अच्छा टाइम है अगर रसिया और यूक्रेन दोनों पीसफुल तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को अगर ख़त्म कर देते हैं या पीस यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाती है, दोनों कंट्रीज को किसी तरह का सैंक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा और दोनों कंट्रीज के अंदर इकोनॉमी और सोसाइटल लेवल पर जो लॉस हो रहा है उस लॉस से अभी भी बचा जा सकता है। इट मीन्स ऑनरेबल एग्जिट अभी भी दोनों कंट्री कर सकते हैं। फॉर यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या एडवांटेज हो सकता है? The peace would help in economic reconstruction and alleviate the challenges of energy shortages and inflationary pressure and provide a breathing room for European policy makers. यूरोपियन कंट्रीज के लिए क्या क्या यहाँ पे एडवांटेज हो सकते हैं? यूरोपियन कंट्रीज के लिए ये इकोनॉमिक रिकन्स्ट्रक्शन में हेल्प कर सकता है। एनर्जी शॉर्टेजेस एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो यूरोपियन कंट्रीज फेस कर रहे हैं इनको हम एलिवेट कर सकते हैं। इट मीन्स दोनों कंट्री एलिवेट कर सकते हैं।
स्पेशली यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज की बात की जा रही है। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एनर्जी शॉर्टेजेज या इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी हद तक इससे रिलेटेड जो चैलेंज है उनको एलिवेट किया जा सकता है अगर यूक्रेन और रसिया के बीच में पीस इस्टेब्लिश होती है। For United States, peace in Russia-Ukraine crisis allow US to focus on other pressing foreign policy challenges such as the West Asian geopolitical challenges. Because USA के सामने कुछ वेस्ट एशियन जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस को यूएस फेस कर रहा है। इसके सॉल्यूशन के लिए यूएस अपना जो अटेंशन है वो इसलिए नहीं दे पा रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पर इसका फोकस ज़्यादा है। अगर रसिया और यूक्रेन के बीच पीस मेकिंग होती है तो यूएस को अपना फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस को सॉल्व करने में हेल्प मिल सकती है। नंबर 4 एडवांटेजेस फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इंडिया सक्सेस एज अ मीडिएटर विल ब्रॉड इंडियाज विजन एज अ विश्वामित्र as country that contribute to global economic and technological advancement and play a central role in maintaining international peace and security। इंडिया अगर रसिया और यूक्रेन के बीच पीस मेकिंग करने में अपना रोल प्ले करता है और सक्सेस हो जाता है तो इंडिया का जो अपना विजन है विश्वामित्र, ये विजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है और इंडिया एक ऐसे कंट्री के रूप में जाना जा सकता है जो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए कंट्रीब्यूटर रहा है। स्पेशली यहाँ पर पीसफुल तरीके से इंडिया डेवलपमेंट चाहता है। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया को एक सेंट्रल रोल प्ले करने वाला कंट्री के रूप में जाना जा सकता है। व्हाट चैलेंजेज इंडिया वुड फेस एज अ मीडिएटर इन द पीस प्रोसेस। रशिया और यूक्रेन के बीच में पीस प्रोसेस के लिए जो मीडिएटर का रोल इंडिया प्ले करना चाहता है, इंडिया के सामने क्या क्या चैलेंजेज हैं जिन्हें वह फेस कर सकता है। नंबर 1 रिफ्यूजल टू बज फ्रॉम बोथ द साइड। Both Russia and Ukraine remain focused on military gains. The refusal of either parties to budge from their stand is a major challenge in the peace process। रसिया और यूक्रेन दोनों कंट्री अभी भी मिलिट्री गेन में फोकस कर रहे हैं और दोनों कंट्रीज में से कोई भी कंट्री अपने स्टैंड से बजिंग नहीं कर रहा है जो कि पीस प्रोसेस में एक मेजर चैलेंज है। नंबर 2 हर्डल ऑफ कॉम्पैक्टिंग डिमांड। सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड बाय द फर्म positions of both sides। Ukraine PM Zelensky demanded complete Russian withdrawal from Ukraine, while Russian President Putin required Ukraine to pull back from occupied regions and drop its NATO membership bid। बहुत साइड से फर्म पोजीशन है और कोई भी नहीं चाहता है कि वो उस पोजीशन से अपने आप को स्टैंड डाउन करे और ये जो फर्म पोजीशन है इसने प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है बिकॉज यूक्रेन पीएम जेलेंस्की की डिमांड है कि रसिया यूक्रेन से अपने आप को कंप्लीटली विड्रॉ कर ले। बट यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की डिमांड है कि रसिया ने जितने रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया है यूक्रेन अब वहाँ से पुल बैक कर ले अपने आप को। और दोनों कंट्रीज की एक कॉन्फ्लिक्टिव डिमांड है जिसकी वजह से यहाँ पर पीस मेकिंग करने में एक मेजर चैलेंज शो हो रहा है। Multiple actors, conflicting interest. The involvement of various international actors in this war highly complicates any negotiations process for peace in Russia-Ukraine crisis। रसिया यूक्रेन क्राइसिस में पीस मेकिंग करने के लिए जो अनदर चैलेंज है वो ये है कि वेरियस इंटरनेशनल एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। नंबर 4 डीपली एंट्रेंच्ड इंटरेस्ट। जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ द रसिया एंड यूएस are deeply entrenched and both powers are unlikely to agree on a peace deal proposed by other। रसिया और यूएस दोनों के लिए जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट डीपली एंट्रेंच्ड है और दोनों कंट्री जब तक पीस के लिए एग्री नहीं होंगे जिसकी अदर कंट्री डिमांड कर रहे हैं तब तक दोनों कंट्रीज के बीच में पीस मेकिंग नहीं किया जा सकता और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स जो दोनों कंट्रीज के बीच में उनको स्टॉप करना बहुत ही चैलेंजिंग है। व्हाट शुड बी वे फॉरवर्ड। Realistic assessment. Indian foreign policy needs to make a realistic assessment whether Ukraine and its Western partners want India to get actively engaged as a mediator in the peace process। इंडिया के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इंडिया की जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसका रियलिस्टिक असेसमेंट इंडिया को करना चाहिए। इंडिया को ये देखना चाहिए कि यूक्रेन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज क्या चाहते हैं कि इंडिया दोनों कंट्री इट मीन्स
यूक्रेन और रसिया के बीच में एक मीडिएटर का वर्क करें, क्या ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज चाहते हैं? ये असेसमेंट इंडिया को करना चाहिए। लर्निंग फ्रॉम इफेक्टिव मीडिएशंस, India needs to define its own principles for a ceasefire and lasting peace. India should drive learning from effective mediations like the Black Sea Grain Initiative and recent prisoner exchanges. इंडिया को अपना जो हिस्टोरिकल मीडिएशंस इंडिया के थ्रू किए गए हैं अदर कॉन्फ्लिक्ट्स में, उन मीडिएशंस के कंसिक्वेंसेस या इफेक्ट क्या रहे हैं, इसका लर्निंग करना चाहिए इंडिया को। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मीडिएशन करने वाले कंट्री के लिए कई सारी प्रॉब्लम्स रेज हो जाती हैं। शुड चिल्ड्रन बी बेयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया? This issue related with UPSC syllabus such as impacts of social media on children, growing cyber crimes in India, and National Commission for Protection of Child Rights. Relevancy for means regulation of social media for children needs significance and impacts. Why in news? Australian Prime Minister Anthony Albanese has announced a plan to set a minimum age to use social media platform. रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करने के लिए एक मिनिमम एज सेट करने जा रहा है। Months before, Florida, US passed a law that prohibits people under 14 years old from having social media accounts regardless of parental consent. कुछ मंथ पहले फ्लोरिडा और यूएस ने एक लॉ पास किया था अपने कंट्रीज के अंदर, जिसमें 14 ईयर्स से लेस एज के जितने भी चिल्ड्रन हैं, पेरेंटल कंसेंट के बावजूद भी उनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं होगा। शुड चिल्ड्रन बी बेयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया? पूरा आर्टिकल इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि क्या सोशल मीडिया को का जो यूज है जो बच्चे कर रहे हैं, क्या बच्चों को बेयर्ड किया जाना चाहिए सोशल मीडिया के यूज से? व्हाट इज सोशल मीडिया? Social media refers to digital technological platforms that enable people to talk to each other, share information and work together. सोशल मीडिया एक डिजिटल टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है जो पीपल को एक दूसरे से टॉकिंग के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एंड वर्किंग करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। अकॉर्डिंग टू यूएन, यंग पीपल्स कनेक्टिविटी ग्लोबली इज 79% ऑफ 15 to 24 years old online in 2023। यूएन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 15 to 24 ईयर्स ओल्ड के जो चिल्ड्रन ईयर्स के जो लोग हैं, अबाउट 79% ऑनलाइन थे। इट मीन्स 15 से लेकर 24 ईयर्स की एज तक के चिल्ड्रन 79% ऑनलाइन थे। अदर पॉपुलेशन की अगर बात की जाए, अदर मतलब यहाँ पे इस एज ग्रुप को छोड़कर 15 to 24 को छोड़कर जो अदर पीपल हैं उनका अगर कंपेयर किया जाए तो 65% लोग वहाँ पर ऑनलाइन था 2023 में। अराउंड द वर्ल्ड अ चाइल्ड गोज ऑनलाइन फॉर द फर्स्ट टाइम एवरी हाफ सेकेंड। पूरे वर्ल्ड के अंदर एवरी हाफ सेकेंड में अ चाइल्ड ऑनलाइन आ रहा था। इट मीन्स कम से कम वन चाइल्ड ऑनलाइन आ रहा था। A recent survey by local circles indicate that urban Indian youngsters spend more time on the internet, which causes growing addiction to electronic gadgets among children aged 9 to 18। लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये इंडिकेट किया गया है कि इंडियन यंगर्स इंटरनेट पर अपना मोर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडिक्शन इंक्रीज हो रहा है उनके अंदर। और 9 to 18 ईयर्स के चिल्ड्रन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करने की वजह से ये एडिक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। एज पर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, मोर देन 90% ऑफ टीनेजर यूज सोशल मीडिया। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अबाउट 90% टीनेजर सोशल मीडिया यूज करते हैं। रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग यूज ऑफ सोशल मीडिया अमंग चिल्ड्रन। सोशल मीडिया का चिल्ड्रन में यूज इतना इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू पीयर इन्फ्लुएंस, ड्यू टू एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, पेरेंटल परमिशन एंड इन्फ्लुएंस, डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंस, entertainment and a wide range of content। Due to peer influence,
To connect with peer, children often use social media. The desire to fit in and be part of social circles motivate them to join popular platform where their friends are already active. सोशल मीडिया का ऑफनली यूज पीर चिल्ड्रन के साथ कनेक्ट होने के लिए किया जाता है, साथ में सोशल सर्कल्स में फिट होने के लिए या फिर उस सर्कल का पार्ट बनने के लिए भी लोग सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जो फ्रेंड ऑलरेडी सोशल मीडिया पर एक्टिव है उसको फॉलो करने के लिए भी या पॉपुलैरिटी जो फाइंड आउट करने के लिए भी लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं। Number two, due to educational opportunities, some social media platforms offer educational opportunities and content for learning. कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड कंटेंट फॉर लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं। इस वजह से भी सोशल मीडिया का यूज चिल्ड्रन के द्वारा बढ़ रहा है। Children may use these platforms to participate in online learning communities, to access educational resources and to connect with experts. चिल्ड्रन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज ऑनलाइन लर्निंग के लिए भी कर सकते हैं, एजुकेशनल रिसोर्सेज के लिए एंड कनेक्ट विद एक्सपर्ट एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट होने के लिए भी कर सकते हैं। पेरेंटल परमिशन एंड इन्फ्लुएंस, इन मैनी केसेस विद द परमिशन और एनकरेजमेंट ऑफ देयर पेरेंट्स चिल्ड्रन गेन एक्सेस टू सोशल मीडिया। कई बार पेरेंट की परमिशन या फिर पेरेंट का अनकरेजमेंट की वजह से भी सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं। नंबर फोर, डिजिटल कल्चर इन्फ्लुएंस, एज डिजिटल एज ग्रोइंग चिल्ड्रंस आर ड्रोनिंग इन डिजिटल कल्चर, क्योंकि डिजिटल एज ग्रो हो रहा है और चिल्ड्रन डिजिटल कल्चर की इस ग्रोइंग एज में अपने आप को ड्रोनिंग कर रहे हैं। प्रिविलेंस ऑफ स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेस मेक इट इजियर फॉर देम टू एक्सेस सोशल मीडिया, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स इंक्रीज यूज। बिकॉज आज स्मार्टफोन, टैबलेट्स एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेस का प्रिविलेंस बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया तक एक्सेस चिल्ड्रन का ईजी हो रहा है। Entertainment and wide range of content. These platforms offer a wide range of content, including videos, games, and interactive features. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ज़्यादातर प्लेटफॉर्म वाइड रेंज ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, इंक्लूडिंग वीडियोज, गेम्स एंड इंटरेक्टिव फीचर्स चिल्ड्रंस को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। चिल्ड्रन आर ड्रॉन टू द एंटरटेनिंग एंड एंगेज कंटेंट अवेलेबल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म पर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है उनके साथ चिल्ड्रन एंगेज होना चाहते हैं और साथ में एंटरटेनिंग कंटेंट का भी चिल्ड्रन यूज कर रहे हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के ऊपर सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ रहा है। नंबर वन, हेल्प पीपल टू कम्युनिकेट, सोशल मीडिया के थ्रू लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। नंबर टू, डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने से लोगों की थिंकिंग क्रिटिकल होती है। नंबर थ्री, हेल्प टू मेंटेन रिलेशन, सोशल मीडिया के थ्रू आजकल मैरिज हो रही हैं और रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं लोग। नंबर फोर, डेवलप द आर्ट ऑफ लर्निंग, लोगों के अंदर लर्निंग आर्ट डेवलप हो रही है। क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी, सोशल मीडिया एंड डिजिटल एज हैव क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल टू कम्युनिकेट, लर्न, सोशलाइज एंड प्ले, एक्सपोजिंग देम टू न्यू आइडियाज एंड मोर डाइवर्स सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया के थ्रू आज लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, सोशलाइज बना रहे हैं, अपने आप को प्लेइंग कर रहे हैं। इसकी वजह से लोगों के अंदर न्यू आइडियाज आ रहे हैं और इन्फॉर्मेशन के सोर्स डाइवर्स हो रहे हैं। नंबर सिक्स, सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट, शेयरिंग द स्टोरी ऑन सोशल मीडिया में गार्नर सॉलिडरिटी एंड सपोर्ट फ्रॉम द ऑनलाइन कम्युनिटी विच कैन बी इमोशनली अपलिफ्टिंग। सोशल मीडिया के थ्रू जो कंटेंट शेयर किया जाता है, जो स्टोरी पर लोग अपना कंटेंट शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं सॉलिडरिटी गार्नर करना चाहते हैं एंड ऑनलाइन कम्युनिटी से वो सपोर्ट चाहते हैं जिससे इमोशनली उन्हें अपलिफ्टमेंट मिलता है। नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया ऑन चिल्ड्रन, सोशल मीडिया का चिल्ड्रन के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या पड़ सकते हैं। नंबर वन, कैन क्रिएट वायलेंट टेंडेंसीज, बच्चों के अंदर वायलेंट टेंडेंसीज क्रिएट हो सकती हैं। नंबर टू, प्रोमोट साइबर बुलिंग। नंबर थ्री, एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी। नंबर फोर, कैन कॉज फॉर मेंटल इंस्टेबिलिटी। नंबर फाइव, कैन अफेक्ट अ चाइल्ड सोशल लाइफ, हब फॉर फॉल्स इंफॉर्मेशन। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, फाइनेंशियली डेंजरस ड्यू टू इलीगल बैटिंग, can create a violent tendencies. Social media content can create violent tendencies among children. Involving the child in a social media dispute may have unintended psychological consequences which causing additional stress and harm. सोशल मीडिया का ओवर यूज करने की वजह से कई सारे चिल्ड्रंस के अंदर वायलेंट टेंडेंसीज क्रिएट हो सकती हैं।
सोशल मीडिया पर जो डिस्प्यूट होते हैं, उस डिस्प्यूट की वजह से चिल्ड्रंस के अंदर साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती है, जिसकी वजह से स्ट्रेस एंड हार्म्स चिल्ड्रन फेस कर सकते हैं। नंबर टू, promote साइबर बुलिंग। Young children, especially girls, easily become the victim of cyberbullying. Social media is the most probable source of this type of bullying. सोशल मीडिया की वजह से यंग चिल्ड्रन, इसमें भी स्पेशली गर्ल्स, साइबर बुलिंग की विक्टिम हो सकती हैं। और साइबर बुलिंग के लिए एक जो सोर्स है वो सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। एडिक्शन ऑफ पोर्नोग्राफी एंड सोशल मीडिया हैव क्लोज लिंक्स। चिल्ड्रंस यंग माइंड कैन गेट इजीली एडिक्टेड टू पोर्नोग्राफिक मटेरियल अफेक्टिंग देयर एकेडमिक लाइफ। सोशल मीडिया एंड पोर्नोग्राफी क्लोज लिंक रखते हैं, और जो यंग चिल्ड्रंस का जो यंग माइंड होता है वो पोर्नोग्राफी के साथ इजीली एडिक्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से उनका एकेडमिक लाइफ अफेक्टिंग हो सकता है। नंबर 4, कैन कॉज फॉर मेंटल इंस्टेबिलिटी। Children start living in a virtual world looking at social media content. This affects their future mental peace and stability. ज़्यादातर चिल्ड्रन जो कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, इस वर्चुअल वर्ल्ड में चिल्ड्रन रहना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें मेंटल पीस एंड स्टेबिलिटी उनका इफेक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी पब्लिश्ड बाय JAMA मीन्स जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन revealed that teens who use social media more than 3 hours per day may be at heightened risk for mental health problems. जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक रिसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग 3 आवर से ज़्यादा अगर सोशल मीडिया का यूज कोई चिल्ड्रन कर रहा है तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड रिस्क हाइटेंड हो सकते हैं। कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स सोशल लाइफ। एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज कैन अफेक्ट अ चाइल्ड्स सोशल लाइफ। सोशल मीडिया इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर फिजिकल सोशलाइजेशन। बिकॉज आज लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो मैक्सिमम लोगों से कनेक्टेड है, बट फिजिकल सोशलाइजेशन में और सोशल मीडिया के थ्रू सोशलाइजेशन में बहुत डिफरेंस है। एक्सेसिव सोशल मीडिया का यूज चिल्ड्रन की सोशल लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। चिल्ड्रन की सोशल लाइफ आज अफेक्ट क्यों हो रही है? बिकॉज आज फिजिकल सोशलाइज नहीं रहा है। चिल्ड्रन आज जब किसी रिलेटिव से मीटिंग करते हैं तो आज बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आती है कि किस तरह से बच्चे का वो बिहेवियर नहीं था जैसा होना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन है वो एक डिजिटल सोशलाइजेशन है, स्पेशली फिजिकल सोशलाइजेशन नहीं है। नंबर 6, हब फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया या हब फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन। चिल्ड्रन कैन बी ब्रेन वॉश्ड इजीली थ्रू स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया फॉल्स इन्फॉर्मेशन का हब है, और स्पेसिफिक प्रोपेगेंडा के थ्रू चिल्ड्रन का ब्रेन वॉश किया जा सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ यूनिसेफ, ओनली 2% ऑफ द चिल्ड्रन एंड यंग पीपल हैव द क्रिटिकल लिटरेसी स्किल दे नीड टू जज वेदर अ न्यूज स्टोरी इज रियल और फेक। यूनिसेफ की एक स्टडी के अकॉर्डिंग ओनली 2% चिल्ड्रन और यंग ही ऐसे हैं जो क्रिटिकल लिटरेसी स्किल रखते हैं। इट मीन्स 98% चिल्ड्रन और यंग के पास क्रिटिकल लिटरेसी स्किल नहीं है। क्रिटिकल लिटरेसी स्किल अगर लोगों के पास होगा तो इससे वो जज कर सकते हैं कि जो न्यूज स्टोरी है वो रियल है या फॉल्स है। नंबर 7, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। सोशल मीडिया एडिक्शन में प्रमोट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रेशन, concentration problems, memory issues, headache, eye and back discomfort, stress, communication difficulties, lethargy and even depression. सोशल मीडिया एडिक्शन की वजह से हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स जनरेट हो सकती हैं, स्पेशली एग्रेशन, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स, मेमोरी इशू, हेडेक, आई एंड बैक डिस्कम्फर्ट, स्ट्रेस, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज, लेथार्गी एंड इवन डिप्रेशन तक यहाँ पर हो सकता है ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का अगर एक्सेसिव यूज किया जाता है तो चिल्ड्रन का स्लीपिंग पैटर्न अफेक्ट हो सकता है। नंबर 8, फाइनेंशियल डेंजर्स ड्यू टू इलीगल बैटिंग। इलीगल बैटिंग आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली डेंजर्स भी बढ़ चुके हैं। सोशल मीडिया साइट्स होस्ट वेरियस इलीगल बैटिंग पेजेज। चिल्ड्रन कैन पोटेंशियली गेट एडिक्टेड टू सच फाइनेंशियली डेंजरस एक्टिविटीज। सोशल मीडिया पर आज वेरियस इलीगल बैटिंग पेजेज होस्ट किए जा रहे हैं, और चिल्ड्रन इजीली तरीके से इन पेजेज के साथ एडिक्ट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फाइनेंशियली लॉस हो सकता है। चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर चिल्ड्रन के ऑनलाइन प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट है? सेक्शन 9 ऑफ द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट
डील विद द प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के डाटा को चिल्ड्रन के पर्सनल डाटा को प्रोसेसिंग करने से रिलेटेड इंडिया के अंदर डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 19 वर्क करता है। Children under the age of 18, the Section 9 places the following three conditions for processing children's personal data. 18 ईयर्स से कम एज के चिल्ड्रन के डाटा को प्रोसेसिंग करने से रिलेटेड डिजिटल पर्सनल डाटा एक्ट के अंडर सेक्शन 9 के अंदर कुछ प्रोविजन किए गए, स्पेशली 3 प्रोविजन यहाँ पर किए गए। नंबर 1, ऑब्टेनिंग वेरीफेबल कंसेंट ऑफ द पेरेंट। पेरेंट का कंसेंट यहाँ पर नेसेसरी कर दिया गया है। अगर 14 ईयर से कम एज के चिल्ड्रन का अगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है तो उसमें पेरेंट का कंसेंट नेसेसरी कर दिया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा टू बी इन अलाइनमेंट विद द वेल बीइंग ऑफ चाइल्ड। पर्सनल डाटा का जो प्रोसेसिंग किया जाएगा वो चाइल्ड की वेल बीइंग के अलाइनमेंट के साथ ही किया जाएगा। नंबर 3, बैन ऑन ट्रैकिंग और बिहेवियरल मॉनिटरिंग ऑफ चिल्ड्रन और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग डायरेक्टेड एट चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रन को टारगेट करके या बिहेवियर को मॉनिटर करके एडवर्टाइजिंग किया जाता है तो इस पर भी बैन किया गया है। इंटरनेशनल एक्शंस टू प्रोटेक्ट यंग पीपल ऑनलाइन। यंग पीपल के साथ अगर ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या क्या एक्शंस लिए गए हैं। नंबर 1, चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स इज अ मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क लॉन्च बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा मल्टी स्टेक होल्डर नेटवर्क लॉन्च किया गया है जिसका नाम है चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव्स। इट्स एम इज टू प्रोमोट अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड सेफ्टी इन ऑनलाइन वर्ल्ड। ऑनलाइन वर्ल्ड में चाइल्ड की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए इसका मेन एम है डेवलप प्रैक्टिकल टूल्स टू असिस्ट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट्स एंड एजुकेटर्स। इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट एंड एजुकेटर्स को असिस्ट करने के लिए प्रैक्टिकल टूल डेवलप करने का वर्क इसका है। इट मीन्स चाइल्ड ऑनलाइन प्रोटेक्शन इनिशिएटिव इन सभी इशूज को सॉल्व करता है। Number of initiative to end cyberbullying. The United Nations Children's Fund (UNICEF) had teamed up with social media platforms to answer some of the common questions about cyberbullying and give advice on ways to deal with it. यूनिसेफ ने कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ अपने आप को इसलिए टीम अप किया है ताकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस का आंसर यूनिसेफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दे सके, स्पेशली ऐसे आंसर्स जो साइबर बुलिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। यूनिसेफ काइंडली इनिशिएटिव विच एम्स टू एंड साइबर बुलिंग वन मैसेज एट अ टाइम। यूनिसेफ के अंडर यूनिसेफ काइंडली इनिशिएटिव लिया गया है ताकि साइबर बुलिंग से रिलेटेड जो भी एम है उन्हें वन मैसेज के साथ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया जा सके। वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस मॉडल। UNICEF support coordinated national responses to online child sexual exploitation in over about 20 countries. Using the We Protect Global Alliance model, strengthening the capacity to provide service to victims. यूनिसेफ ने स्पेशली 20 कंट्रीज के साथ ऑनलाइन सोशल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है उनके साथ कोऑर्डिनेट करने का प्लानिंग किया है और इसके लिए वी प्रोटेक्ट ग्लोबल अलायंस यूनिसेफ ने बनाया है सो दैट विक्टिम्स के लिए सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके और उसके अंदर उसको स्ट्रेंथ करने के लिए कैपेसिटी बिल्डअप की जा सके। नंबर 4, द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम फॉर ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यहाँ पर लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम support member states in their efforts to prevent and combat human trafficking, including through online safety activities and awareness aimed at children and young people. ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कॉम्बैट करने के लिए UNODC के सभी मेंबर्स एफर्ट्स करते हैं। नंबर 5, कॉन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। Children's rights are enshrined in this convention. The UN Committee on the Rights of Child monitor implementation of the convention. चिल्ड्रंस के राइट्स यूएन कॉन्वेंशन के अंदर भी मेंशन किए गए हैं। नंबर 6, इंटरनेट फॉर ट्रस्ट इनिशिएटिव्स। यूनेस्को इज लीडिंग द ग्लोबल एफर्ट्स टू डेवलप रेगुलरली सॉल्यूशंस टू improve the reliability of information on digital platform when there is rising disinformation.
इंटरनेट फॉर ट्रस्ट इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए रेगुलेटरी सॉल्यूशंस इंटरनेट फॉर ट्रस्ट इनिशिएटिव्स के थ्रू इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। और क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशंस का राइज हो रहा है, ऐसे में इंफॉर्मेशन के प्रति रिलायबिलिटी क्रिएट करने के लिए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इस टाइप के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को आप डिस्कस कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। हड़प्पन सिविलाइजेशन एनिग्मा remains even after 100 years of exploration. About Harappan civilization, Indian history begins with the birth of the Indus Valley civilization, which also known as Harappan civilization. इंडियन हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के बर्थ से स्टार्ट होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पन civilization flourished around 2500 BC in the western part of South Asia today, where Pakistan and Western India. हड़प्पन civilization 25 BC में फ्लोरिश हुआ था और साउथ एशिया का जो वेस्टर्न पार्ट है और इंडिया स्पेशली जहाँ पर आज इंडिया और पाकिस्तान वाला एरिया है, वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लज्ड हुआ था। द इंडस वैली वॉज होम टू द लार्जेस्ट ऑफ द 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया। 2500 BC में 4 एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशन स्पेशली इंडिया, चाइना, इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया के लिए एक होम था इंडस वैली उस टाइम पर। In 1920, the Archaeological Department of India carried out excavations in the Indus Valley where the ruins of 2 old cities, Harappa and Mohenjo-daro, were found. 1920 में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस वैली का एक्सकेवेशन स्टार्ट किया, जिसमें हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जैसे 2 बिग सिटीज यहाँ पर इनका रूइंस यहाँ पर फाइंड आउट किया गया। इन ईयर 1924, John Marshall, Director General of ASI, announced about the discovery of a new civilization in the Indus Valley to the world. 1924 में डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI जॉन मार्शल ने अनाउंस किया कि वर्ल्ड में एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कवरी हुआ है। 3 फेजेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन को 3 फेजेज में डिवाइड किया गया है। द अर्ली हड़प्पन फेज फ्रॉम 3300 to 2600 BCE। अर्ली हड़प्पन एज 3300 से स्टार्ट होता है, 2600 तक ये कंटिन्यू रहता है। मैच्योर हड़प्पन फेज स्टार्ट होता है 2600 से और 1900 तक रहता है। द लेटर हड़प्पन फेज फ्रॉम 1900 से स्टार्ट होता है एंड 1300 तक ये कंटिन्यू रहता है। अर्ली हड़प्पन फेज स्टैंड कैरेक्टराइज्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड एन इंक्रीजिंग अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ। अर्ली हड़प्पन फेज की अगर बात की जाए तो ये इसका जो कैरेक्टर था वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी यहाँ पर इस्टेब्लिश था और लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ था वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा था इस टाइम। द अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज वर टर्निंग इनटू लार्ज अर्बन सेंटर्स लाइक हड़प्पा एंड मोहनजोदारो इन पाकिस्तान एंड लोथल इन इंडिया। अर्ली हड़प्पन कम्युनिटीज लार्ज अर्बन सेंटर्स की तरफ मूव कर रहे थे। पाकिस्तान में हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की तरफ मूव कर रहे थे। इंडिया में अगर बात की जाए तो लोथल की तरफ यहाँ पर मूविंग कर रहे थे। इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन ग्रेजुअल डिक्लाइन स्टार्टेड अराउंड 1800 BC एंड बाय 1700 BC मोस्ट ऑफ द सिटीज वर अबंडन्ड। इंडस रिवर वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन की अगर बात की जाए तो 1800 BC से स्टार्ट होता है और 1700 BC तक इसका डिक्लाइन हो जाता है और मोस्ट ऑफ द सिटीज यहाँ पर अबंडन हो जाती हैं। This article is related to amoebic Manning encephalitis। ये एक इलनेज है जो कि एक अमीबा की वजह से होता है। मैनिंग एनसेफेलिस ये एक प्रॉब्लम है। वाई न्यूज रिसेंटली डेथ केसेस आर इंक्रीज ड्यू टू प्राइमरी amoebic Manning encephalitis caused by Naegleria fowleri amoeba, also known as the brain eating amoeba।
रिसेंटली प्राइमरी एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलिस के केसेस की वजह से डेथ का जो रेट है वो रिसेंटली वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहा है। PAM इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में जाना जाता है, और ये नेगलेरिया फॉलेरी अमीबा की वजह से होता है, जिसको ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहते हैं। अबाउट एमोबिक मेनिंगोएन्सेफेलिस, amoebic meningoencephalus is caused by Naegleria fowleri amoeba, which is a free-living amoeba mostly thrived in warm, fresh water and soil. Amoebic meningoencephalia ये नाइ ये नाइग्लेरिया फॉलेरी अमीबा की वजह से होता है। ये एक फ्री लिविंग अमीबा है, और ये अमीबा ज़्यादातर वार्म फ्रेश वाटर एंड सॉइल के अंदर पाया जाता है। This amoeba enters the body through the nose during activities like swimming and then reaches to the brain where it destroys brain tissues and causes swelling. ये अमीबा नोज के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर करता है, और स्पेशली ये एक्टिविटी स्विमिंग के टाइम, बाथिंग के टाइम भी हो सकती है। इसके बाद ये सॉरी, ये बैक्टीरिया नहीं अमीबा है। इसके बाद ये अमीबा हमारे ब्रेन के अंदर एंटर करता है। ब्रेन के अंदर एंटर करने के बाद ब्रेन के कुछ टिश्यूज को डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग हो सकती है। इनिशियल सिम्टम्स इंक्लूड हेडेक, नोजा, फीवर, वॉमिटिंग, followed by confusion, stiff neck, seizure, hallucinations, and eventually coma. ये कुछ इसके symptoms हैं। Most of the people suffered with PAM die within 1 to 18 days after the onset of symptoms, and the disease usually leads to coma and death within 5 days. मोस्ट ऑफ द पीपल जो PAM से सफ़र कर रहे हैं 1 to 18 डेज के अंदर उनकी डेथ हो सकती है, स्पेशली जब से उनके अंदर सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। इस डिसीज की वजह से पीपल के अंदर कोमा, और उसके बाद 5 डेज के बाद इसमें डेथ तक हो सकता है। करंटली देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ PAM एंड डॉक्टर्स रिलाई ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स इंक्लूडिंग एजिथ्रोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लुकोनजोल एंड अदर्स टू ट्राई टू मैनेज द इन्फेक्शन। करंटली अभी इसके लिए कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर्स अभी कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स पर रिलाई ऑन करते हैं इसके लिए, स्पेशली जो ड्रग्स हैं एजिथ्रोमाइसिन, एम्फोटेरिसिन बी, फ्लुकोनाजोल एंड अदर्स मेडिसिन है, जो इस इन्फेक्शन को मैनेज करने के लिए ट्राई करते हैं।